नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। उत्तर प्रदेश के भाग्य विधाता आपके चैनल एबीपी न्यूज का यह खास कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी और आप सभी का स्वागत है और स्वागत है यहां पर मौजूद तमाम बीजेपी के विधायकों का। 11 मार्च की तारीख, 11 मार्च से पहले लखनऊ जो था, 11 मार्च के बाद भी लखनऊ वही है। बदली है तो यहाँ की राजनीतिक फिजा। जी हां, 11 मार्च को लखनऊ ने नई सरकार का दिल खोलकर स्वागत किया। जनता ने ढेरों वोट विधायकों की झोली में डाल दिए और उन्हें 5 साल के लिए बना दिया अपना भाग्य विधाता। पर वो इस जनता के लिए करेंगे क्या? यूपी को वो उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे? चित्रा। बिल्कुल, और यूपी के आएंगे कैसे अच्छे दिन, ये भी अपने आप में है बड़ा सवाल। आपको बता दें, 37 सालों के बाद उत्तर प्रदेश ने रचा है बड़ा इतिहास और छप्पर फाड़कर बीजेपी के विधायकों को चुना है। 403 में से 325 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को मिली हैं और इनमें से सबसे ज्यादा 312 तो अकेले बीजेपी की ही हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश के ये भाग्य विधाता अगले 5 सालों तक क्या करने जा रहे हैं, कैसे बुलंद यूपी की बदलती हुई तस्वीर का खाका ये पेश करेंगे। यही है आज का हमारा बड़ा सवाल। इनसे हम बातचीत करें, लेकिन उसके पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। वनवास यूपी में कैसे खत्म हुआ है बीजेपी का, देखिए। यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बम्पर जीत मोदी मैजिक का ही कमाल है। यूपी में 37 सालों बाद किसी एक दल को 300 से ज्यादा सीटों पर विजय हासिल हुई है। बीजेपी ने ऐसा कमाल 1991 में राम लहर में भी नहीं किया, जो मोदी लहर में कर दिखाया है। बीजेपी को अकेले यूपी में 312 सीटें मिली हैं और 40% वोट मिले हैं। मोदी लहर के कारण ही बीजेपी 14 साल बाद यूपी की सत्ता में लौट पाई है। यूपी में बीजेपी ने कुल 384 सीटों पर चुनाव लड़ा था। बीजेपी ने अकेले 312 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने यूपी की करीब 70% सीटों पर अपना कब्जा जमाया है। 403 सीटों में से कुल 325 सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी काबिज हुए हैं। बीजेपी के अधिकतर विधायक काफी बड़े अंतर से चुनाव जीते हैं। कुल 216 सीटों पर बीजेपी ने बड़े अंतर से जीत दर्ज की है। यूपी में 1 लाख के बड़े अंतर से जीतने वाले 6 में से 5 विधायक बीजेपी से आते हैं। सत्ता सेवा करने का एक अवसर होती है, इस बात को लेकर हमें चलना है। बीजेपी ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा था। मोदी के नाम पर ही यूपी को जीत लिया। बीजेपी को कई सीटें नए चेहरों की बदौलत मिली हैं। बीजेपी की जीत से देश हैरान है और खुद बीजेपी भी। पहली बार चुनाव जीतने वालों को देखकर खुद पीएम मोदी हैरान है। वो ऐसे ऐसे चेहरे चुन करके आए हैं जिनको शायद कभी किसी ने टीवी पर भी देखा नहीं होगा। ऐसे ऐसे चेहरे चुन करके आपने भेजे हैं जो कभी अखबार की लकीरों में भी कभी उनको स्थान मिला है कि नहीं मिला है मैं नहीं जानता, लेकिन उसके बावजूद भी आपने भरोसा रखा है। हो सकता है हमारे लोगों का अनुभव कम होगा, हो सकता है हमारी पहचान व्यापक नहीं होगी, लेकिन इन 5 राज्यों को मैं भरोसा देता हूं कि हमारे ये साथी आपकी आशा आकांक्षाओं को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं रखेंगे। चुनाव खत्म हो चुका है, अब बारी है काम करने की। जो वादे बीजेपी ने संकल्प पत्र में किए हैं, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी होगी नई सरकार की और नए विधायकों पर। यही होंगे बीजेपी के भाग्य विधाता। एबीपी न्यूज आज यूपी के इन भाग्य विधाताओं से पूछने वाला है, यूपी का भाग्य बदलने के लिए वो क्या करेंगे। तो यूपी के भाग्य विधाता यानी बीजेपी के कई जीते हुए विधायक यहां हमारे साथ मौजूद हैं। बिना देर किए आइए उनसे बात शुरू करते हैं। विधायक जी, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए आप। विक्रमाजीत मौर्य, 254 फाफा मऊ इलाहाबाद। मैं तीसरी बार जीत के आया। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे विधायक जी? पूरी तरह जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। सपा बसपा से व्यतीत थे जनता, उसके खिलाफ हम लोगों को वोट किया है। पूरी तरह से गुंडागर्दी, अराजकता, भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे।
चित्रा, गुंडागर्दी को खत्म करने की बात कर रहे हैं विधायक जी। और यही सबसे बड़ा मुद्दा भी था। इस वक्त हमारे साथ रजनी तिवारी जी मौजूद हैं, हरदोई से आप चुनकर आई हैं। मैम, एक बार फिर से मैं चाहूंगी आप अपना परिचय खुद दीजिए, और बड़ा सवाल ये है, रोड मैप क्या होगा आपका? मैं रजनी तिवारी, विधायक शाहाबाद हरदोई। फर्स्ट टाइम मेरे हस्बैंड आदरणीय उपेंद्र तिवारी जी विधायक बने थे, और उनके न रहने के बाद मैं तीसरी बार विधायक हूं। विकास मेरी प्राथमिकता है, उसके लिए महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा भी मेरी प्राथमिकता है। जहां तक मैंने देखा कि भय का वातावरण बहुत फैला हुआ है, उसको दूर करने का भी मेरा प्रयास रहेगा। और जो कि माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि ना मैं बैठूंगा और ना बैठने दूंगा, उसको ही चरितार्थ करने के लिए मैं भी निरंतर कार्य करूंगी और विकास को गति देने का। ये भी नहीं, बहुत महत्वपूर्ण है। एक लोग और हैं हमारे साथ, उनके पास में जाऊंगी। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा, लेकिन यहाँ पर बीजेपी के तमाम विधायकों के लिए ये खास तौर से व्यवस्था हमने बैठने की करा रखी है। प्रकाश द्विवेदी जी बांदा से चुनकर आए हैं, बहुत अच्छा गाना भी गाते हैं। सर, एक बार अपना परिचय और कुछ मजेदार सा गाना भी हो जाए। नहीं, गाना वाना मैं नहीं गाता। मुझे आपका परिचय यही कहते हुए दिया गया है। प्रकाश द्विवेदी, सदर बांदा से पहली बार चुनकर आया हूं। गाना वाना नहीं गाते, कभी चुनाव में श्लोक सुना देते। एक हो जाए। बेशक मैं चंदन लगाता हूं तो लोग हमारे विरोधी कहते थे कि ये तो रावण वाला चंदन लगाता है। तो हमने कहा कि जो वर्तमान सरकार है समाजवादी पार्टी की, इससे अच्छा रावण का हिसाब किताब था, उस समय हम बोले थे। आप कौन बनेगा मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम में भी आए थे, और इस दौरान, लेकिन ये बताइए 5 सालों का रोड मैप आपका क्या रहने वाला है? साफ नियत से और कठिन परिश्रम से बेहतर विकास अपने क्षेत्र का, जनपद का करने का पूरी ताकत लगाएंगे। पूरे प्रयास करेंगे कि हर वो क्षेत्र, जैसे हमारे यहाँ सड़कें उखड़ी पड़ी हुई हैं, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं है, लाइट कहिए 15-15, 16-16, 18-18 घंटे नहीं। मतलब सारी बुनियादी दिक्कतों को आप दूर करेंगे। जीत का श्रेय किसको देंगे, मोदी जी को या खुद को? मोदी जी। मोदी जी को। नहीं, हाँ, मोदी जी को जीत का श्रेय। खैर, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं, हर विधायक जी जो है यहाँ पे मोदी जी को देंगे श्रेय। आप अपना परिचय दीजिए विधायक जी। मैं माइक पकड़ रही हूँ, परिचय दीजिए। मेरा नाम है चंद्रिका प्रसाद उपाध्याय। मैं 236 चित्रकूट से पहली बार चुनकर आया हूँ। इससे पहले कभी लखनऊ विधानसभा के दर्शन हुए हैं आपको? विधानसभा तो मार्ग में देखते ही रहते हैं। अंदर कभी जाना हुआ है? ना, वैसे जाना हुआ, लेकिन जब मेंबर नहीं तो अंदर कैसे जा सकते हैं। अच्छा, शपथ ग्रहण के बाद विधानसभा में पहली चीज क्या करने वाले हैं? मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ वो बुंदेलखंड कहलाता है, और वहाँ 12 वर्ष से भीषण सूखा था, और सूखे के कारण हालत ये हुई है कि किसान बुरी तरह तबाह हैं, और उन्होंने जानवरों को अन्ना छोड़ दिया है। खेतों में जो फसलें बोई गई थी वो जानवर चर रहे हैं। 2-3 बातें बहुत आवश्यक हैं। 70 साल की राजनीति में हमारे यहाँ केवल 24% जमीन सिंचित है, और 76% जमीन जो कृषि योग्य है वो अभी भी सिंचित है। तो किसान की हालत बहुत खराब है। तो मेरी प्राथमिकता यही होगी कि हम आने वाले समय में पूरी जमीन 100%, एक कुड़ में 12 महीने पानी मिले, ताकि किसान 2-3 फसल। किसान आपकी प्राथमिकता होगी। चित्रा, किसान का मुद्दा ये उठा रहे हैं, और मोदी सरकार ने कहा है कि कर्ज माफी छोटे और सीमांत किसान की होगी। और यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल अपने आप में खड़ा हो जाता है। विधायक जी, आप खड़े हो, अपना परिचय दें, और न बैठूंगा न बैठे दूंगा। अभी तो मैंने आपको खड़ा कर दिया है, लेकिन आगे का क्या रोड मैप रहने वाला है कामकाज का? जी, मैं आशीष सिंह आसू, हरदोई जिले की बिलाग्राम मल्लावा विधानसभा सीट से जीत के आया हूँ पहली बार। जी, हरदोई से आप जीत कर आए हैं। पहली प्राथमिकता क्या होगी, क्षेत्र में पहला काम क्या करने वाले हैं आप? समाजवादी पार्टी की जो गुंडई और भ्रष्टाचार था उसको खत्म, काफी हद तक खत्म हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत से। काफी हद तक खत्म कैसे हो गया? अभी तो आप चुन के आए। हमारी सरकार बनते ही सब भाग गए गुंडे, थोड़े बहुत बचे हैं वो भी भाग जाए, डर गए, मतलब आप ये कह रहे हैं? होते जो लोग अभी शासन में जो भ्रष्टाचार, जो मशीनरी है, गुंडागर्दी जो उन्होंने बैठा रखे थे अपने लोग, उनका सफाया जरूर। यूपी के भाग्य विधाता आप कैसे बनेंगे? विकास करेंगे। क्षेत्र का जनता ने चुन के भेजा है, हम लोग नौजवान लोग हैं, हमसे बड़ी आशा की है, और मोदी जी का जो सबका साथ सबका विकास का नारा है उसको लेके हम लोग जनता के बीच गए और प्रचंड बहुमत पाया। सबका साथ सबका विकास, इसी वजह से 325 सीटें मिली हैं। एक और विधायक जी हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं, अपना परिचय दीजिए। जी, मेरा नाम रामानंद बौद्ध है, और मैं रामकोला सुरक्षित सीट से, आज़ादी से जब तक जो
कोई वोट इतना नहीं पाया था, उतना वोट पा करके मैं जीता हूं। और तो बड़ी उम्मीदें आपसे होंगी। आप पहला काम क्या करने वाले हैं विधायक पद की शपथ लेने के बाद? जी मैडम, पहला तो काम ये होगा, जो प्रदेश में गुंडा राज कायम है, जो जनता की, किसानों की गाढ़ी कमाई लूटी जा रही है, पहले उसको हम लोग बंद करेंगे। और जो माननीय मोदी जी की योजनाएं हैं उसको हम लोग गांव-गांव पहुंचा करके एक विकास की लहर बनाएंगे और कानून का राज। अच्छा विधायक जी, 14 साल का वनवास बीजेपी का तो खत्म हो गया, राम जी का वनवास कब खत्म कर रहे हैं आप लोग? राम मंदिर कब बना रहे हैं? राम मंदिर चूंकि न्यायालय में मामला विचाराधीन है, वो हमारे आस्था के केंद्र हैं, हृदय में है। और क्या सर, चुनाव में राम राम बोलते हैं और फिर कहते हैं मामला न्यायालय में है? चूंकि न्यायालय सर्वोपरि है और देश की न्यायपालिका सबकी जो है एक तरह से समझिए केंद्र बिंदु है, जहां से न्याय मिलता है। न्याय जो मिलेगा हम उसके अधीन है। चलिए, गोलमोल जवाब इस पे आप दे रहे हैं। अच्छा, भोजपुरी में आपने कहा था आप मुझे कुछ गुनगुना करके सुनाएंगे इस मुस्कुराहट के साथ। हाँ, एक आध लाइन याद आता है, अगर स्वीकार हो तो कहें। निबिया के डारी मैया डारली लोरवाए मैया झूली झूली ना, मैया मोरी गावे लिगितिया हो कि झूली झूली ना, मैया मोरी गावे लिगितिया हो कि झूली झूली ना, अनहरा के आँखी देली बझियन के बाल किए मैया झूली झूली ना। क्या बात है, तालियां हो जाए, इतना बेहतरीन गाना गा के समा बांध दिया इन्होंने। बिल्कुल। और नेहा, आपको बता दें ये गाना खासतौर से पूर्वांचल के उन इलाकों में ज्यादा होता है जब मां दुर्गा की पूजा अर्चना की जाती है। फिलहाल अयोध्या का उन्होंने जिक्र किया, आपके साथ विधायक जी मौजूद थे, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का सवाल आपने नेहा पूछा था। हमारे साथ वेद गुप्ता जी अयोध्या के ही विधायक हैं, इनसे इस सवाल का जवाब हम ले लेते हैं। राम मंदिर कब बनेगा? मैं वेद प्रकाश गुप्ता अयोध्या फैजाबाद से विधायक चुना गया हूं। और आपने प्रश्न किया राम मंदिर कब बनेगा। राम मंदिर तो हिंदू समाज के आस्था का प्रश्न है। राम मंदिर जब तक संवैधानिक समस्याएं हैं तब तक राम मंदिर का निर्माण संभव नहीं है। कोर्ट का फैसला होगा तो उसके बाद ही राम मंदिर का विचार होगा, या फिर आपसी सहमति बन सकती है तभी राम मंदिर बनेगा। यूपी के भाग्य विधाता आप कैसे बनेंगे? देखिए, मैं अयोध्या से विधायक हूं तो अयोध्या को सजाने का, संवारने का काम करना है। राम मंदिर जब बनेगा बनेगा ही, लेकिन अयोध्या को बनाना है, अयोध्या का विकास करना है। अयोध्या जो भगवान राम की जन्मभूमि है, उस जन्मभूमि के जो पौराणिक स्थल हैं उनका विकास करना है। अयोध्या को पर्यटन की दृष्टि से उसको डेवलप करना है। और अयोध्या जो धार्मिक नगरी है उसका पुराना वैभव लौटाना है धार्मिक नगरी का। और तीर्थयात्री आए वो अच्छा महसूस करके जाएं, अयोध्या भगवान राम के दर्शन करें, अयोध्या के सरजू का स्नान करें। उन सब व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने का काम करेंगे, क्योंकि पिछले 14 वर्षों में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी की सरकार इस प्रदेश में रही है। इसलिए अयोध्या का भी वनवास 14 वर्ष हुआ था, अब वो वनवास खत्म हुआ, अयोध्या का विकास होगा। लेकिन लल्लू सिंह जी, आपके जो अभी फैजाबाद के मौजूदा सांसद हैं, वो लगातार वहां से जीते हुए चले आ रहे थे, हालांकि 2012 को चुनाव वो हार गए थे। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे जानिए आप। विधायक जी, अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। पवन केडिया, विधानसभा 334 हांटा, जिला कुशीनगर। पहली बार जीत कर आए आप? पहली बार। क्या प्राथमिकता आपकी होने वाली है? उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे आप? पीएम मोदी का सपना साकार कैसे करें? सबसे पहले जो हमारी विधानसभा में आतंक का राज कायम था, उसको दूर करने के लिए जो दलाली थाने में बेईमानी सताई तहसीलें में चल रही थी, उसके लिए मैंने अभी पहले ही मैंने प्रधानाधिकारी को बुला के कह दिया कि इस पर आप अंकुश लगावें, किसी सूरत में चलेगा नहीं। जहां तक विकास की बात है, मोदी जी 2.5-3 साल में जो कर दिए, जो 50 सालों में 70 सालों में आज तक नहीं हुआ था, उनके हम लोग अनुयायी हैं, उनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके आदेशानुसार। मोदी जी के अनुयायी हैं तो वो तो कह चुके हैं ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा। आपने कसम खा लिया ना विधायक जी, आप 5 साल तक नहीं बैठेंगे? एकदम नहीं, जनता की सेवा करना है। जनता में जो गांव समाज में जो गांव में हर जगह जो तकलीफें हैं जनता की, उसको दूर करना है हमको, इसके लिए हम लोग कटिबद्ध हैं। चलिए, ना बैठूंगा ना बैठने दूंगा बड़ा सीरियसली ले लिया है यहाँ पर चित्रा, नहीं बैठने की कसम खा लिया विधायकों ने। और लगातार 2014 से सुनते भी चले आ रहे हैं, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन सर, आप अपना परिचय दीजिए, कहां से आप जीत कर आए हैं और यूपी के भाग्य विधाता आप कैसे बने? मैं राजीव कुमार सिंह हूं और 117 दातागंज जनपद बदायूं से पहली बार जीत के आया हूं। भाग्य विधाता कैसे बनेंगे यूपी? नहीं, हम लोग सब मिलकर अपने क्षेत्र का विकास करेंगे।
हमारी प्राथमिकता है कि जो सपा और बसपा का गुंडा राज और कुशासन और भ्रष्टाचार था उसको खत्म करेंगे, गरीबों का हक गरीबों तक पहुंचाएंगे। क्योंकि मेरा जनपद मुलायम सिंह और मायावती दोनों हमारे यहाँ से विधायक रहे हैं, उन्होंने उस जिले को बिल्कुल पिछड़ेपन की हद तक पहुंचा के रख दिया है। हम सब लोग मिलकर, मैं पार्टी का जिला अध्यक्ष भी रहा हूं, और हम सब लोग मिलकर गरीबों का हक और महिलाओं का सम्मान उनको वापस दिलाएंगे, युवाओं को रोजगार दिलाएंगे और जनपद का सर्वांगीण विकास करेंगे। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाकर ही रहेंगे। मोदी जी के नेतृत्व में उत्तम प्रदेश आप बनाएंगे। एक और सवाल, जीत का श्रेय किसको देंगे आप? मोदी जी की मेहनत और हम सब कार्यकर्ताओं का उत्साह, सब लोगों ने मिलकर हम उत्तर प्रदेश में जीत का एक नया आयाम बना। चलिए शुक्रिया सर, बैठिए आप। यहाँ हमारे साथ एक ऐसी विधायक मौजूद है, महिला विधायक गरिमा सिंह जी। अमेठी से इन्होंने बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीता है। इनको मैं इंट्रोडक्शन करने के लिए नहीं बोलूंगी क्योंकि इनका इंट्रोडक्शन पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा है। इन्होंने गायत्री प्रजापति और अमिता सिंह को हराकर वो सीट जीती है। गरिमा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी 5 साल का रोड मैप आपका क्या होने वाला है यूपी के लिए? पहले सबको नमस्कार और होली की बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आपसे बस यही निवेदन है कि जैसा हमको जनता ने चुन के यहाँ भेजा है तो हमें अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह पूरी तरह से, पूरी ईमानदारी से करना है। जनता ही हमारी भाग्य विधाता है और उसके सहयोग से हम उसकी कठिनाइयों को दूर करने का पूरा प्रयास करेंगे और मोदी जी के बनाए हुए नियमों पर चलने की पूरी कोशिश करेंगे। एक और सवाल मैम मेरा है, बीजेपी के कुल आपको बता दें 38 महिला ऐसी हैं जो विधायक चुनी गई हैं। टोटल कुल 42 महिलाएं इस बार हमें विधानसभा में दिखाई देंगी और आप एक चूंकि बड़ा चढ़ा है, अमेठी से आपने जीत हासिल की है, वो भी गायत्री प्रजापति को हराकर। महिलाओं के लिए क्या काम किया जाएगा? सबसे पहले महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा और उनके वेलफेयर के जितने भी काम होंगे उसमें भी सारा सहयोग करके और उनको अच्छा सुकून दिया जाएगा। उनको सुकून दिया जाएगा। गरिमा जी, डायल 100 रखेंगी या डायल 100 जाएगा महिलाओं के लिए? जी, डायल 100 नंबर जो अखिलेश सरकार ने शुरू किया वो बीजेपी सरकार में रहेगा? आपको लगता है रहना चाहिए, जाना चाहिए उस सेवा को? बिल्कुल रहना चाहिए। रहना चाहिए, आप मानती हैं? महिलाओं की सुरक्षा के लिए रहना चाहिए। रहना चाहिए जी। हमारे साथ और भी खास विधायक हैं। आप विधायक जी अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। रमाशंकर सिंह पटेल, 399 विधानसभा मड़िहान मिर्जापुर। उत्तम प्रदेश कैसे बनाएंगे आप 5 साल में यूपी को? बिगड़ी हुई उत्तर प्रदेश की हालत को माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास को गति देकर के उत्तम प्रदेश बनाया जाएगा। हमारे यहाँ सड़कों की हालत बहुत खराब है, सिंचाई की व्यवस्था नाम मात्र की चीज़ है, जहाँ नहरों की न सफाई हुई है, किसान परेशान है। तो पहले हम सड़कों, तो किसान को मजबूत करने की जगह विधायक जी आप तो कर्जे माफ कर रहे हैं 85,000 करोड़। अब बजट में से इतना सारा कर्जा माफ कर देंगे तो सरकार के ऊपर कितना बोझ पड़ेगा? आप सशक्त कब करेंगे किसान को? सरकार के पास बहुत पैसा है और उत्तर प्रदेश को आप देखेंगे 15 महीने में ही उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश की राह पर चलेगा। यहाँ संपूर्ण विकास होगा, सड़कों का जाल बिछेगा, सिंचाई की व्यवस्था होगी, शिक्षा की व्यवस्था होगी और जो भी कमियां हैं गरीबों की लाभकारी योजनाएं, माननीय नरेंद्र मोदी जी जो 70 योजनाएं चल रही है वो निश्चित रूप से अभी जो दलालों की भेड़ चढ़ी थी अब निश्चित रूप से वो पात्र व्यक्ति गरीबों के पास। चलिए, बड़े बड़े सपने यहाँ के भाग्य विधाता यूपी की जनता को दिखा रहे हैं। सुरेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ मौजूद हैं जो लखनऊ से जीत कर आए हैं। सर एक बार अपना परिचय खुद से भी दीजिए और पहला लक्ष्य आपका क्या रहने वाला है? सुरेश श्रीवास्तव, पश्चिम लखनऊ। मैं 4थी बार विधायक बना हूं। 3 बार मध्य विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव जीता था। इस बार मैं पश्चिम विधानसभा क्षेत्र मुझे मिला और मैं चुनाव जीता। वास्तव में जब मैं दीवालों पर लिखी हुई ये जो आपने शब्द लिखे हैं यूपी के भाग्य विधाता, इसको देख करके कोई भी हमारा जो यहाँ पर विधायक बैठा है उसको बहुत खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि बगल में नरेंद्र मोदी जी का चित्र है जो अपने को सेवक कहते हैं। हम सब जनता के सेवक हैं, हम भाग्य विधाता नहीं हो सकते। मैं इस बात से पूरी तरह से असहमत हूं। नीति निर्धारित करना तो आपका ही काम है ना। विधानसभा में आप लोग बैठेंगे, जनता के लिए तमाम नियम कायदे कानून आप लोग बनाएंगे। तो यही मेरा सवाल है, अगले 1 सालों में लक्ष्य क्या है आपका जिसको आप सबसे पहले पूरा करते हुए देखना चाहेंगे खुद से?
सबसे पहले जब श्रद्धेय अटल जी लखनऊ से चुनाव लड़े थे, विकास की गंगा बहाने का काम उन्होंने प्रारंभ किया था। लोकसभा में उन्होंने खड़े होकर के ये बात कही थी कि सांसदों को भी कुछ निधि मिलनी चाहिए, जब जनता के सामने वो जाएं तो खाली जेब लेकर न जाएं। और पहली बार सांसद विकास निधि प्रारंभ हुई थी। और जब मैं 1996 में चुनाव जीत करके गया विधानसभा के अंदर, तो मैंने ये मांग उठाई थी कि अगर एक लोकसभा में 4 विधानसभाएं होती हैं और 1 करोड़ की निधि सांसद को मिलती है, तो उसका 1/4 हिस्सा विधायक को भी विकास निधि मिलनी चाहिए। और उसके बाद मिलना शुरू हुआ। 25,000 रुपए से पहली विकास निधि प्रारंभ हुई थी। 25 लाख नहीं, 25 लाख से शुरू हुई थी। विकास की जहां तक बात है, जो सपना अटल जी ने देखा था, उस सपने को साकार करने का काम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री जी का अथक प्रयास और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह की कड़ी मेहनत, ये विकास की दिशा तय कर रही है। ये बात आपकी सही है, लेकिन आप क्या करेंगे? लेकिन इससे जुड़ा एक सवाल और मैं ले लेती हूं, जीत का श्रेय किसको देंगे? क्योंकि आप तो लगातार अलग, जैसा कि आपने जिक्र भी किया, कभी लखनऊ की पश्चिम सीट से, कभी दूसरी सीट से आप जीत कर आ रहे हैं। तो जल्दी से सर, क्या करेंगे 1 साल में? और मेट्रो अब दौड़ेगी कि नहीं दौड़ेगी? अब तो आप लोग आ गए। मेट्रो के बारे में शायद मेरे यहां पर साथियों को नहीं मालूम है। सबसे पहले विधानसभा के अंदर मैंने मेट्रो की बात की थी, और उस समय सरकार ने वादा किया था, ये अखबारों की कटिंग बताएगी, कि मेट्रो चलेगी। लेकिन बजट कोई अलॉटमेंट नहीं हुआ था, ये मुलायम सिंह की सरकार में। तो मैंने उनसे पूछा था, जब बजट नहीं तो मेट्रो चलेगी कहां से? मेट्रो में पैसा कितना लगा? अरे सारा का सारा पैसा तो केंद्र सरकार है, मोदी जी ने दिया है। विकास की बात तो मोदी जी कर रहे हैं। चलिए, अब जिम्मेदारी भी सर आपकी ही है। नेहा, आपके साथ भी दूसरे, और सर मैं लौटूंगी फिर से आपके पास, आपके साथ तमाम दूसरे लोग भी हैं, उनसे भी अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। रत्नाकर मिश्र, 396 विधानसभा मिर्जापुर। क्या करेंगे आप यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए? यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय हमारे राजनाथ सिंह, 2 दिग्गज हमारे यूपी से ही है, वो हर तरह से यहाँ करेंगे। आप क्या करेंगे? आपको भी तो चुन के भेजा है। हम सेवक के रूप में हर तरह से, क्योंकि अब दलाली खत्म हो गया है, दलाल कहीं दिखाई नहीं पड़ेंगे। जो दलाली में जाता था वो सीधे जनता के बीच में जाएगा। ये बताइए, अवैध कत्ल खाने बंद होंगे? बिल्कुल बंद होगा। जो पता कैसे करेंगे वैध अवैध कौन सा है? जो अवैध है उसको तो पहले तत्क्षण बंद कराएंगे जी। पता कैसे करेंगे वैध है या अवैध है? यही तो सारा खेल है। लाइसेंस से ही पता चलेगा कि किसका लाइसेंस है किसका नहीं है, इससे पता चल जाएगा अपने आप कागज से। चलिए, ये आपकी प्राथमिकता होगी। एक और विधायक जी हमारे साथ हैं, अपना परिचय दीजिए। मैं रायबरेली सरैनी विधानसभा से धीरेन्द्र बहादुर सिंह। आप पहली बार चुनकर आए हैं? पहली बार चुन के आया हूँ। तो फिर आपकी प्राथमिकता क्या होने वाली है जो आप पहली बार विधायक बने? मैं छात्र जीवन से छात्र संघ का महामंत्री रहा लखनऊ विश्वविद्यालय का, और संघर्ष ही हमारा नारा रहा। और क्षेत्र में तो काम करने का वक्त है ना, संघर्ष तो हो गया, जीत गए। अब आप काम बराबर मैं पहले भी कर रहा हूँ, और हम लोग सतत काम करते रहते हैं। और क्षेत्र में नहरों में पानी नहीं हमारी विधानसभा में, क्योंकि संसदीय क्षेत्र सोनिया गांधी जी का है वो, और वहां से चुन के आना, जनता ने कितनी आशा से यहाँ पे भेजा होगा, आप स्वयं समझ सकती। सोनिया गांधी का आपने जिक्र किया, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को क्या कहेंगे आप? मैं जनता ने उनको बता दिया है, पूर्ण बहुमत उत्तर प्रदेश में आना भारतीय जनता पार्टी का, पूरी जनता ने उनको संदेश दे दिया है। और अब काम करने के जो दिन हैं वो इन विधायकों के हैं चित्रा। बिल्कुल, और बार बार इसका निर्देश भी पीएम की ओर से दिया जा रहा है। चंद्र प्रकाश शुक्ला जी कप्तानगंज से चुने गए हैं, पहली बार आप विधानसभा आप जाएंगे, और इसके पहले आप पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? मैं सीए चंद्र प्रकाश शुक्ला, 308 कप्तानगंज विधानसभा, वहाँ के सम्मानित नागरिकों ने, जनता ने हमको विधायक बनने का सौभाग्य दिया है। और जैसा अभी आप पूछ रही हैं कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश कैसे बनाया जाए, और यूपी के भाग्य विधाता का जैसा कार्यक्रम है, तो उत्तम प्रदेश बनाने का जो संकल्प था वो भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में आ गया है। तो निश्चित रूप से एक
भाग्य विधाता और जनता की कुंडली का एक पन्ना तो हमने आपको दे ही दिया है। बीजेपी से आप कब से जुड़े हैं? मैं स्वयं सेवक रहा हूं और मैं बीजेपी से ही जुड़ा रहा। लेकिन टिकट आपको पहली बार मिला? जी, टिकट पहली बार मिला और पहली बार हमारे यहाँ 25 वर्षों से हाथी का कब्जा था और मुझे अवसर मिला कि कप्तानगंज की जनता ने हमको अवसर दिया और 25 साल के एक छत्र राज्य के बाद कमल का फूल खिलाने का अवसर मुझको प्राप्त हुआ। यानी कि बीजेपी ने टिकट दिया और नरेंद्र मोदी जी आपके भाग्य विधाता बने, जिसके बाद आप पहली बार चुने गए। हरदोई से हमारे साथ माधवेंद्र प्रताप सिंह जी हैं जो चुनकर आए हैं। सर, आप एक संक्षिप्त परिचय अपना और साथ ही क्या रहने वाला है आपका आगे का लक्ष्य? मेरा नाम माधवेंद्र प्रताप सिंह है, सवाजपुर विधानसभा हरदोई जनपद में, और मैं उत्तर प्रदेश का भाग्य विधाता न होकर के अपनी जनता का सेवक हूं, उत्तर प्रदेश का सेवक हूं। मैं सेवाव्रती कार्यकर्ता हूं। भारतीय जनता पार्टी के जो कुशल नेतृत्व ने उत्तर प्रदेश में इस प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीती है। जनता की जो आकांक्षाएं, गरीब दीन दुखियों को उनको दूर करने का प्रयास करूंगा। उत्तर प्रदेश में जो परिवर्तन का ये बिगुल बजा है, ये केवल सत्ता परिवर्तन नहीं, ये व्यवस्था परिवर्तन की जिम्मेदारी हमको दी। वो बात तो आपकी सही है, लेकिन गरीबी, बेरोजगारी, तमाम दिक्कतें हैं यहाँ की जिससे इस वक्त उत्तर प्रदेश जूझ रहा है। उसमें से पहली प्राथमिकता आपकी क्या रहने वाली है? सबसे पहली प्राथमिकता तो जो गरीबों के कल्याण की योजना, जो सीधे सीधे जनता से जुड़े हुए विभाग हैं, जैसे कि अस्पताल है, परिवहन है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, तहसील है, जहाँ पर सीधे लोग किसान लोग जुड़ते हैं, ऐसे पुलिस है, वहाँ पर शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, इनमें व्यवस्था में सुधार करने का हमारा काम है। फिर नौजवानों को रोजगार देने का हमारा काम है। अभी भी मैं अपील करता हूं, हमारे यहाँ छात्रों की परीक्षाएं चल रही हैं, पुलिस के अधिकारी कर्मचारी, जो स्थानीय पुलिस है, वो छात्रों का शोषण करती है पुलिस मोटरसाइकिल चेकिंग के नाम पर। जब तक मेरी सरकार नहीं बनती, मैं आपके लोकप्रिय टीवी चैनल के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि छात्रों की जो परीक्षाएं हो रही हैं, किसान लोग थोड़ी थोड़ी दूर पर खेतों की कटाई मड़ाई का काम चल रहा है, डीजल पेट्रोल लेने जाते हैं, उनकी मोटरसाइकिल रोक करके नाम पर धन समझ गए, मैं आपकी बात समझ गई। अब यहाँ पर नेहा एक और चीज का मैं जिक्र कर दूं, क्योंकि नकल का मुद्दा भी हमने खुद देखा था, प्रधानमंत्री मोदी ने कैसे उठाया था, और इस वक्त यूपी बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं, हाई स्कूल और इंटर की। तो ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है कि इसको रोकने की दिशा में बीजेपी की ये सरकार जो अब बनने जा रही है उत्तर प्रदेश में, वो क्या काम करती है। हमारे साथ कई विधायक यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ की आपने बात सुनी, कुछ और हमारे साथ हैं। आइए मैं उन्हीं से उनका परिचय लेकर फिर उनसे उनकी प्राथमिकताएं पूछते हैं। अपना परिचय दीजिए सबसे पहले। मैं राजीव तरारा 39 धनौरा विधानसभा से 39,000 वोटों से ही जीत कर आया हूं। किसे हराया आपने? चलिए बधाई आपको, वाह वाह पीछे से मैं सुन रही हूं। मतलब 39 सीट और उस पर 39,000 वोटों से आप जीत कर आए। हराया किसे आपने, क्या बात है? समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री और जिला पंचायत अध्यक्ष के पति को। 39 का आंकड़ा बड़ा लकी है आपके लिए, सूट करता है आपको? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ की जनता ने मेरे लिए बहुत मेहनत की है। फिर आप जनता के लिए अब आप क्या मेहनत करने वाले हैं विधायक जी? मैं 39 धनौरा विधानसभा को अपना परिवार मानता हूँ, उसका परिवार का सदस्य हूँ, और मेरी पूरी कोशिश है कि 24 घंटे में से जो मेरी नींद के बाद बाकी निकलेंगे वो मेरे पूरे परिवार के लिए होंगे। परिवार से आपका मतलब जनता? जी, 39 धनौरा विधानसभा की जनता। चलिए, जनता आपको ध्यान से सुन रही है। आपने मुझे कहा था एक कविता के माध्यम से आप यूपी की जनता को कुछ कहना चाहेंगे। किसकी कविता है, क्या सुनाना चाहेंगे आप? हमारे देश के रत्न माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की ये कविता है। पुष्प कंटकों में खिलते हैं, दीप अंधेरों में जलते हैं, आज नहीं प्रहलाद युगों से पीड़ाओं में ही पलते हैं, नहीं यातनाओं के बल पर भावनाएं दबती हैं, चिता होलिका की जलती है, अन्यायी कर ही मलते हैं। जो अत्याचारी लोग हैं, जो दुष्टाचारी लोग हैं, वो अपने हाथ ही मलते रह जाते हैं, और जो कर्मवीर हैं हमारे मोदी जी और हम उनके सभी बनाए रास्ते पर चलने वाले, अब इस उत्तर प्रदेश को फतेह के साथ साथ हमने 3 अन्य प्रदेशों में भी हमारी सरकार बनी है। चलिए, उत्तर प्रदेश का भार आपके कंधों पर, इसे उत्तम प्रदेश बनाने के लिए दिन रात मेहनत कीजिए। अपना परिचय दीजिए विधायक जी। आनंद स्वरूप शुक्ल 361 बलिया नगर, और अखिलेश यादव सरकार के भ्रष्टतम मंत्री नारद राय को 61,000 से हरा के आया हूं। क्या बात है। तो अखिलेश यादव को कुछ कहना चाहेंगे आप इस मौके पे? जी बिल्कुल, कहना चाहूंगा कि उन्होंने जो पिछले 5 साल में पक्षपाती भ्रष्टाचारी सरकार चलाया, उसका लाभ हम सभी को मिला है कि पूरी जनता जो 15 साल से
उत्तर प्रदेश में जितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं, रोड बनाने वाली, बिल्डिंग बनाने वाली, सप्लाई करने वाली, जो भी, सभी कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार की पूरी तरीके से भेंट चढ़ी है। पर सर नारद राय तो चुनाव बीएसपी से लड़े ना। नारद राय बीएसपी से जरूर चुनाव लड़े, लेकिन उन्होंने भ्रष्टाचार किया अखिलेश यादव के समर्थन और सहयोग से, तो उसमें अखिलेश यादव के साथ नारद राय दोनों दोषी हैं। और हमारी जो प्राथमिकता है उत्तम प्रदेश बनाने के लिए कि केंद्र और प्रदेश सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं, वो सारी योजनाएं जनता की आंगन में बिना किसी कमीशन खोरी के, बिना किसी कटौती के, बिना किसी दलाली के पहुंचे। हमारा संकल्प है कि पीडीएस सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उपभोक्ता को जितना किलो अनाज मिलना चाहिए उसके आंगन में जाएगा, ये हमारा संकल्प है। कोई भी, मैं अपने क्षेत्र में वादा किया हूं, संकल्प किया हूं कि कोई हमारी विधवा माँ जो 72 साल की होगी विकास भवन का चक्कर नहीं लगाएगी, उसको विधवा पेंशन उसके गांव में बनेगा, वृद्धा पेंशन 2000 देंगे आप? अखिलेश यादव ने हार के बाद कहा था मैं 1000 देने वाला था, शायद बीजेपी से 2000 की उम्मीद है। प्रधानमंत्री जी जो घोषणा किए हुए हैं कि हर एक पेंशन को हम 1000 करेंगे, वह पेंशन होगी। और जिस तरीके से पल्स पोलियो का अभियान चलाया जाता है, कोई नहीं छूटता है, उसी तरीके से अब गाँव में कोई भी पात्र हो, लाल कार्ड से कोई वंचित नहीं रहेगा, कोई बीपीएल कार्ड से वंचित नहीं रहेगा, और आवास की पात्रता है तो आवास उसको मिलेगा, अगर उसको जिस प्रकार की पात्रता हो। ठीक है, चलिए, जनता आपको सुन रही है, बड़ी सारी फहरिस्त आपने गए, बहुत संक्षेप में। हाँ, उत्तर प्रदेश की जनता का मैं एक बात के लिए बहुत अभिनंदन करना चाहूंगा कि पूरे देश में यह एक अभिशाप था कि उत्तर प्रदेश जातिवाद के जंजाल में फंसा हुआ है, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के सबका साथ सबका विकास नारे को चरितार्थ किया, और अटल बिहारी वाजपेयी जी को वह पंक्तियां सत्य हुई है। उन्होंने कहा था कि शुद्ध हृदय की ज्वाला से विश्वास दीप निष्कंप जलाकर कोटि कोटि पग बढ़े जा रहे हैं, तिल तिल जीवन गला गला कर, जब तक ध्येय न पूरा होगा तब तक पक्की गति न रुकेगी। आज कहे चाहे कुछ दुनिया कल को झुके बिना न रहेगी, और आज दुनिया झुकी है, पूरा भारत, पूरा उत्तर प्रदेश ताली भी बजा दीजिए आप लोग, इतनी अच्छी पंक्तियां वो सुना रहे हैं। चलिए, ये शब्दों का बड़ा बहुत बढ़िया इन्होंने एक स्वरूप सामने रखा, अब कितना काम करते हैं उस पर जनता की नजर रहेगी, ये महत्वपूर्ण होगा। लेकिन दो ऐसे लोगों से नेहा अब मैं मिलवाती हूँ जो रिश्ते में जीजा साले हैं और बहुत देर से यहाँ पर तैयारी कर रहे थे गाना सुनाने की। अब दोनों लोग खड़े हो जाइए, दोनों ही लोग सुनाएंगे और अपना अपना परिचय दीजिए, उसके बाद एक साथ हो जाए दोनों लोगों का गाना। अपना परिचय दीजिए। मैं इंकेश्वर शरण सिंह, तलोई जनपद अमेठी, चौथी बार हुआ हूँ। चौथी बार आप जीत कर आए हैं। सर आप भी, आप रिश्ते में इनके साले हैं। शैलेश कुमार सिंह, हम लोगों की राजनीतिक शुरुआत लखनऊ विश्वविद्यालय से महामंत्री और अध्यक्ष के रूप में हुई, और उत्तर प्रदेश का देश के सबसे पिछड़े इलाके यानी नेपाल बॉर्डर से हम लोग गैसड़ी विधानसभा से चुनाव जीत कर आए हैं, और यहाँ के प्रभारी मंत्री उत्तर प्रदेश और बलिया के एसपी यादव साहब थे, वहाँ पे चुनाव लड़ रहे थे। बसपा से अलाउद्दीन साहब लड़ रहे थे, उनको हम लोग हरा करके आए हैं। इसके पहले कि मैं पूछूं कि आप लोग क्या करने जा रहे हैं, एक बार सर मैं चाहूंगी, रिक्वेस्ट करूंगी आप ही वहां चले जाइए और एक साथ हो जाए कुछ शानदार सा, जिसकी तैयारी भी आप लोग काफी देर से कर रहे थे। सुनाइए सर, क्या सुनाना चाहेंगे? आप प्रश्न पूछ लें, गाना। सर गाने की तैयारी आप कर रहे थे, ऐसा हो नहीं सकता है, बात तो हो गई थी, जीजा साले की बात तो हो रही थी। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रश्न पूछ लें, प्रश्न पूछ लें। चलिए मैं सवालों के साथ लौटूंगी। हमारे साथ ये दोनों ही लोग मौजूद हैं, इनके चेहरे भी खिले हुए हैं और इनको ऐसे जाने नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी के जितने बाकी के विधायक हैं वो ये बात कह रहे हैं। इनके पास मैं दोबारा से लौटूंगी और तमाम और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास भी हम जाएंगे और ये जानेंगे कि आगे का रोड मैप इन विधायकों का क्या रहने वाला है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बातें कही हैं, न बैठूंगा न बैठने दूंगा, तो अपनी कार्यक्षमता को आगे बढ़ाने के लिए ये किस तरह से हैं तैयार। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।